अतुल लोंढे पाटिल जी के पास जा रहा हूं। अतुल लोंढे पाटिल जी, आप लोगों ने ये जो 5 तरह के स्लैब्स बनाए हैं, कैटेगराइज किया है, अब जब आप अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं सर? नहीं, ऐसा है दिनेश कि ये 5 कैटेगराइज जो किए हैं, ये थर्ड वेव का जो धोखा है उसको मद्देनजर रख के ही किए गए हैं, ताकि जब कदम पीछे लेना पड़े तो वो आसान हो जाए। इसमें एक नीति निर्धारण है, इसके पीछे एक सोच है, और थर्ड वेव को आगे जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है वो महाराष्ट्र ने किया है। अभी मैं आप दोनों का सुन रहा था, आप दोनों काफी तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की, लेकिन मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वेव के बाद जब यूरोप में सेकंड वेव थी तब हम कहाँ थे? तब हमने वैक्सीन प्रोक्योर नहीं की है। हम 135 करोड़ की जनता का जो देश है उसकी कंपैरिजन अगर 7 करोड़ की जनता का देश के साथ करेंगे तो हमें फिर नीति निर्धारण का हमने क्या पॉलिसी अपनाई थी और उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई थी, इसका भी कंपैरिजन करना चाहिए। वहां पर एक कैपिटल वेंचरिस्ट को लाया गया जिनका नाम शायद मेरे ख्याल से केंट है, और उन्होंने 5 गुना पॉपुलेशन के वैक्सीन जहां जहां से मिलती है वो प्रोक्योर की और वैक्सीनेशन करने का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। तब हम क्या कर रहे थे? तब हम एक्सपोर्ट कर। एक मिनट दिनेश गौतम जी, पूरी बात कीजिएगा, बस एक अक्षर इसी में। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि हमने तो किसी ने ये नहीं कहा सर, हमने देश की तारीफ की, किसी ने भी प्रधानमंत्री का नाम तो आप अपने आप ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जानना चाहता हूं सर कि आप ये डायनेमिक रखेंगे क्या? ये जो आपने तय किया है अनलॉक के लिए डायनेमिक होगा या जो ठाना गया है वो किया जाएगा अब आगे? नहीं, ऐसा है, इसमें डायनामिज्म है, विदाउट डायनामिज्म ये हो नहीं सकता है, और डायनामिज्म है इसीलिए इसको 5 चरण में रखा है, क्योंकि दोनों चीजों को, व्यवहार को और जान को, दोनों को बचाना, जान जहान जो है, इसके पीछे एक सोच है। और थर्ड वेव का जो खतरा है उसके पीछे भी सोच है कि अगर थर्ड वेव आएगी, दस्तक देगी, और कितने दिन में, अभी एसबीआई का रिपोर्ट है जिसका आपने यहाँ पर कुछ उल्लेख नहीं किया, एसबीआई का कहना है कि ये 98 डेज तक रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ तज्ञ लोग हैं, उन्होंने किया है, मेरे पढ़ने में आया है, उनका कहना है कि 98 डेज तक रहेगी और इतनी ही फेटल रहेगी, इससे ज्यादा हो सकती है सेकंड वेव पे, और वो बच्चों पे जो खतरा है वो आ सकता है। जब हमने महाराष्ट्र में 10th और 12th की एग्जामिनेशन कैंसिल की थी तो सारे बीजेपी के लोगों ने हमको गलत ठहराया था, सारे के सारे आए थे। फिर मोदी जी ने जो स्टेप लिया अच्छा लिया, क्योंकि बच्चों की जान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। लेकिन अभी एक बात बताइए, नीति निर्धारण की तो बात करनी ही पड़ेगी, ऐसे कैसे करोगे आप? जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी डावोस में, आपसे ये जानना डावोस में क्या कह रहे थे हमारे नहीं, जो खामियाजा, ऐसा नहीं है दिनेश जी, आप मेरी बात न कर, नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं जोड़ रहा हूं सर, मैं किसी और के पास तो गया नहीं। आप दोनों अगर इस तरीके से सर, आप पहले उन्होंने हड़काया, अब आप भी हड़का लीजिए, तो मैं फिर बाकी आप ही लोगों पे छोड़ देता हूं सर, है ना? बाकी मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं कि आप ये बताइए कि इसको तय करते समय, अब देखिए अब डिसेंट्रलाइज हो गई हैं ज्यादातर चीजें, अब सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी, आपने एसबीआई की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें यह भी कहा गया है कि सबसीक्वेंट लहरें ज्यादा खतरनाक हो रही हैं, कम दिनों में सिमट रही हैं। आपने जिसका हवाला दिया वो 108 से अब 98 आ जाएगी, कम दिनों में सिमटेगी, लेकिन खतरनाक होंगी फैटेलिटीज के हिसाब से। इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे आप अनलॉक के समय? नहीं, ऐसा है कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने की सारी सहूलियतें जो चालू हो गई। पीएसए जो है, ऑक्सीजन प्लांट जो है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया है। 50 के ऊपर प्लांट जो है महाराष्ट्र में लग जाएंगे जून के एंड तक, और सारी फैसिलिटीज उसके बारे में टास्क फोर्स अलग से बनाया गया है। तो वो सारी चीजें है। हमारा कहना इतना ही है कि केंद्र सरकार जो है वो अपना पल्ला झाड़ नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो होगी वो सामूहिक जिम्मेदारी होगी, आप ये कहना चाहते हैं। मैं इस पर जवाब दूंगा, लेकिन पहले बाकी मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। मैं यूके जाना चाहता हूं सर, क्योंकि मैंने यूके की बात की, ब्रिटेन की बात की, तो जरा वहां से मैं एक रिएक्शन ले लूं। डॉक्टर रंजीत, हाउ ग्रेव इज द सिनेरियो, और इंडिया के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव को लेते हुए? देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और पेशेंट वेंटिलेटर पे जाना शुरू हो गए। लास्ट 1 वीक में हमने देखा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैज इंक्रीज अप। हमारे टोटल केसेस अराउंड दिस कंट्री में अराउंड मोर देन 6000 हो गया है, जो 2000 के आसपास था इन द मंथ ऑफ द मे। तो नंबर हैज इंक्रीज। हमने अपना एक पूरा सर्वे किया है और देखा है कि सेकेंड वेव में जो लोग मरे, क्यों मरे। मरने का उनका पीछे रीजन था कि उस हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था प्रॉपर्ली। तो उसके आधार पे हमने सीखा और हमने अपना प्लान भी स्टार्ट कर दिया है चेंज यहाँ पे। और हमने अपने वार्ड को फिर से स्टार्ट किया है आइसोलेट करना, कि जो पेशेंट हमारे आ रहे हैं वो साइड रूम में जाएंगे। तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड।
numbers are increasing. Still we are watching on the lockdown, कि लॉकडाउन खोलना है कि नहीं। स्कॉटलैंड ने डॉक्टर रंजीत क्यों हो रहा है ऐसा? वैक्सीनेशन ठीक ठाक है, 40 to 60% है, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद ये क्यों है? एहतियात भी अच्छी है, वहां लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी रख रहे हैं। इसके बाद उसने देखा कि एक डेल्टा वेरिएंट उसने देखा है विच इज वेरी रैपिडली स्प्रेडिंग। तो जो इंडियन वेरिएंट है उसको लेके लोगों को बहुत चिंता है, और लोग देख रहे हैं कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है डिस्पाइट कि लोग जो वैक्सीन लिए हैं उनको भी हो रहा है। तो एक तरह से ये इंडिकेट हो रहा है जो नया म्यूटेशन हो रहा है विच इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज द नंबर ऑफ द केसेस। और आज का एक न्यूज़ है ओके, अगर ये डेल्टा वेरिएंट वहां पर तमाम दीवारें बना लेने की, प्रोटेक्शन की दीवारें बना लेने के बावजूद देखिए आप वो ब्रेक थ्रू कर रहा है, तो मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल आपके पास आना चाहता हूं क्विकली। ये फिर मतलब इसको लेकर कोई गारंटी तो कभी हो ही नहीं सकती सर। हाँ बिल्कुल दिनेश, लेकिन अभी मेरे को पक्का ज्ञान नहीं है कि ब्रिटेन में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशंस इंक्रीज हो गई हैं और लोग जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ घंटे पहले ही गार्जियन और डिफरेंट न्यूज चैनल्स को देख रहा था, उनका अभी तक यही, और बोरिस जॉनसन को भी मैंने कल सुना, तो अभी तो उनका 21 जून को खोलने का प्लान है। परंतु जैसे दिनेश आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, डायनामिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर रंजीत कह रहे हैं कि अगर केसेस बढ़ते हैं और अगर वो एडमिशंस बढ़ते हैं, अगर लोग आईसीयू में वेंटिलेटर पे जाते हैं, तो उनको अपने पांव खींचने ही पड़ेंगे। मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई और अल्टरनेटिव है। तो और ये बात बहुत ही भयावह है कि इतनी वैक्सीन होने के बाद, इतना कवरेज होने के बाद भी ये वायरस इतनी शातिर तरह से बिहेव कर रही है कि खास तौर पे जो इसमें अब ये देखने की बात जरूर रहेगी दिनेश की कितना कोविशील्ड है और कितना फाइजर है। क्योंकि पहले जो लगी थी वैक्सीन वो काफी कोविशील्ड लगी थी, अब ज्यादातर वहां पे फाइजर लग रही है। तो ये डिसेक्शन करनी पड़ेगी और आपको एक प्रैग्मेटिक और डायनामिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो लंदन है, चाहे वो दिल्ली है। मतलब ये जो वैक्सीन बनाई गई है सर, इसके लिए कौन सा वेरिएंट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कॉज कर देगा, ये इसके लिए अभी कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। हो सकता है हमारा ये जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ डेल्टा वेरिएंट वहां खतरा बना हुआ है, अभी इसके अल्फा बीटा डेल्टा यहां तक गामा ये तो आ गए सामने। अब हो सकता है इसके बाद कोई आए, तो फिर हमारी वैक्सीन प्रिपरेशंस, मतलब दूसरी तरफ जीनोम सीक्वेंसिंग और वैक्सीन प्रिपरेशंस, क्या ये उसी हिसाब से चल रहा है? अभी मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान, ओवरऑल सिनेरियो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी एडवांसिंग, क्या हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, या हम बैक टू स्क्वायर वन हो रहे हैं? जी दिनेश जी, इस महामारी में लहर की बात कही गई है। तो जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े रहते हैं, एक लहर आती है, जब रिसीड करने वापस जाने लगती, दूसरी लहर पीछे से आ रही होती है। कभी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, सिर्फ टाइड मतलब हाई लेवल कम हुआ होता है। सिमिलरली वायरस पैंडेमिक में देखा जाता है कि दोनों लहर के बीच में केसेज होंगे, कम हो रहे होंगे, और वेरिएंट मतलब वायरस को संरचना बदलने का समय मिलता रहता है। ये जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, 617 का वर्जन 2, उसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया है। फाइजर की वैक्सीन पे लैंसेट ने आज ही रिपोर्ट पब्लिश की कि नए वेरिएंट में, यूके वेरिएंट में 50% एफिकेसी रह गई फाइजर के वैक्सीन में, और डेल्टा वेरिएंट में 37% एफिकेसी रह गई है। तो जरूरत क्या है उनको, जैसे आप देखते हैं एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में होता है, उसको अपडेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को रिगेन करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सिमिलरली वैक्सीन का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है आपके पास, जो न्यू वेरिएंट आएंगे उसके हिसाब से आपको वैक्सीन को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। इंडिया में क्या जरूरत है, बार बार लोग इसको कह के टाल देते हैं, जेनोमिक सीक्वेंस स्टडी करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या सीक्वेंस स्टडी करनी होगी। और जैसे आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं, आप उसको अपडेट करते हैं, वैसे ही आपके इस एंटीडोट को भी अपडेट करना पड़ेगा आपको। आपके पास तमाम मेहमानों के पास में आता हूं, खासतौर से डॉक्टर रंजीत, आपसे समझना चाहूंगा कि अनलॉक की प्रक्रिया के समय एक समझ बन जाती है, सब उसको फॉलो करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।